IMTG अंसाल में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि कोई कण है वो चल रहा है तो उसका वेग हम लोग इस तरह बता रहे हैं, यानी उसका वेग क्या है v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, जहाँ पर a और b हमारे नियतांक हैं। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। तो कह रहा है कि 1 और 2 सेकेंड में पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, उसका वेग v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर है, जहाँ a और b नियतांक हैं। तो कह रहा है 1 और 2 सेकेंड में उनके द्वारा चली गई दूरी बताइए। तो प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 में देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। मतलब जो उस पार्टिकल यानी कण का वेग है वो क्वेश्चन में दिया गया है v बराबर at प्लस bt स्क्वायर। अब दूरी बराबर v इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन तात्क्षणिक के लिए जो हमने इंस्टेंटेनियस के लिए बहुत छोटी चीज के लिए d लगाते हैं तो ds अपान dt कर दिया। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी यस है, समय t है लेकिन बहुत छोटा है, इसलिए ds अपान dt कर दिया। तो v इक्वल टू ds अपान dt इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब दोनों ओर जो है डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, अवकलन कर रहा है, तो ये अवकलन का साइन हो गया। तो अगर हम ये ds ये dt को इधर ले आएंगे तो ये अवकलन का साइन है ds इक्वल टू ये अवकलन का साइन at प्लस bt स्क्वायर और ये dt का गुणा हो गया, dt का गुणा हो गया। यहाँ पर समाकलन करेंगे, अवकलन नहीं समाकलन, क्योंकि हमने बताया था आपको कि यस v a अगर दूरी दी गई है वेग निकालना है, या वेग दिया गया है त्वरण निकालना है, या दूरी दी गई है डायरेक्ट त्वरण निकालना है, यानी या वेग दिया गया है त्वरण निकालना है, तो इसके लिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। और इसका जब उल्टा होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेग दिया गया है और दूरी पूछ रहा है, यानी ऐसे चलने की बजाय उल्टा चल रहा है, तो यहाँ पर समाकलन होगा। तो इसीलिए ds बराबर at प्लस bt स्क्वायर इंटू ये dt इधर आ गया तो ये dt का गुणा हो गया। वैसे किधर चलना है इस बात का भी कोई मतलब नहीं है, अगर आप समझदारी से काम करें तो यहाँ पर देखिए dt खुद ही इधर आ गया दूरी निकालने में, जब हमने फार्मूला निकाला तब इसका गुणा होगा। तो यस इक्वल टू, अब देखिए इस dt का गुणा होगा तो ये स्मॉल t है, वैसे ये है t ही, लेकिन स्मॉल के लिए d लगाया गया है, तो ये जब t का गुणा होगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर t स्क्वायर हो गया, और हमने बताया था कि जो स्क्वायर होगा उतने का ही भाग दिया जाएगा, तो जितना स्क्वायर हुआ उतने का भाग दिया गया। प्लस अब b के लिए t का गुणा होगा तो t क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए t क्यूब हो गया, लेकिन गुणा करने के बाद जितना आया क्यूब में आया तो उसी का नीचे भाग दिया गया। प्लस आगे कांस्टेंट हो जाएगा प्लस आगे कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट कैसे आया ये दीपू सर से पूछिएगा, समाकलन अवकलन उनको ज़्यादा अच्छे से आता है क्योंकि वो मैथ के स्टूडेंट हैं। जैसे करना है वो हमने बता दिया है सिंपल भाषा में, कि अगर आपको समाकलन अवकलन नहीं आता है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यस मतलब दूरी जब t बराबर 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के लिए हमसे पूछा गया है, तो t बराबर 1 सेकेंड के लिए तो यहाँ t में 1 रखेंगे तो a अपान 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। प्लस
इस t में 1 रखेंगे तो 1 ही होगा, तो b/3 हो गया प्लस कांस्टेंट c। अब t बराबर 2 सेकंड के लिए अगर निकालें तो 2 सेकंड के लिए हमारा t बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, तो 8/3 होगा, तो 8/3 b हो गया प्लस कांस्टेंट c हो गया। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस यस बराबर t बराबर 2 सेकेंड माइनस यस t बराबर 1 सेकेंड। अब जो है t बराबर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड है, देखिए तो 2 सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच कितना दूरी चली गई, तो उसी को कह रहा है रिक्वायर्ड डिस्टेंस या दूरी अंतराल कह सकते हैं। तो यस बराबर जो अधिकतम दूरी में जो कम वाली दूरी है उसको घटा देंगे, तो 2 सेकेंड में जो दूरी चली गई उसमें 1 सेकेंड वाला घटा दिया गया, तो ये आ गया हमारा 2a + 8/3b + c - a/2 + b/3 + c, जो ये आया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2a + 7/3b। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 8 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन x इन मीटर, मीटर में दिया गया है, ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल का जिसका द्रव्यमान m है, इन किलोग्राम मतलब किलोग्राम में, मूविंग इन 1 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स। कह रहा है एक विमीय गति कर रहा है, वो भी एक फोर्स के कारण, द एक्शन ऑफ ए फोर्स, इज रिलेटेड टू टाइम t, यह समय के साथ रिलेटेड है, इन सेकंड, जो कि समय जो है सेकंड में दिया गया है, बाई t बराबर √x + 3, जो समय के साथ रिलेशन है इस फोर्स का वो है t बराबर √x + 3, रिलेशन है इस डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का, फोर्स का नहीं विस्थापन का, ये विस्थापन है, फोर्स के कारण तो वो गति कर रहा है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0 विल बी, तो विस्थापन क्या होगा उस पार्टिकल का जब इसका वेग 0 होगा। फिर से पढ़े दे रहे हैं, कह रहा है एक कण है जिसका विस्थापन x है, वो मीटर में दिया गया है, और उस कण का द्रव्यमान m है जो किलोग्राम में दिया गया है, वो एक फोर्स के कारण मोशन कर रहा है, और उस फोर्स का कारण मोशन कर रहा है, और इसका जो विस्थापन है वो समय के साथ रिलेटेड है, और समय को सेकंड में दिया गया है, और समय के साथ जो विस्थापन का रिलेशन है वो क्या है, t बराबर √x + 3। तो कह रहा है कि जब वो पार्टिकल का वेग 0 हो जाएगा तो उस समय विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पर देखें उसी तरह करेंगे, t बराबर √x + 3 हमको क्वेश्चन में दिया गया है, और विस्थापन का वेग से हमको संबंध निकालना है, तो ये √x हमारा यही विस्थापन है, तो ये √x इधर ले लिया गया, तो 3 इधर चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो √x बराबर t - 3 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इधर का रूट हट जाएगा तो x बराबर इधर पूरे का रूट आ जाएगा, तो t - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, अब स्मॉल है इसलिए dx/dt लिखा है, ताक्षणिक निकालना है तो बहुत सूक्ष्म के लिए d लगा देते हैं, तो v बराबर dx/dt आ गया, तो बराबर d/dt, और x की वैल्यू जो हमने निकाली थी t - 3 का होल स्क्वायर अभी हम निकाल चुके हैं पीछे, तो उसको रख दिया। अब इसमें अब हमने बताया था कि इसका पूरे का अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सूक्ष्म के लिए जो स्क्वायर हो उसका अगर गुणा कर दिया जाए तो वैल्यू में विशेष फर्क नहीं आता, इसलिए 2 का इसमें गुणा कर दिया तो 2t - 3 हो गया। ये आ गया हमारा वेग। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0 व्हेन, अब ये वेलोसिटी 0 कब होगी, तो 0 के लिए हमको जो है
ये जो है वेलोसिटी हमको दी गई है v, जो ये निकल के आई है, तो इसके बराबर हम ये वेलोसिटी को 0 कर देंगे। तो इसके बराबर ये देखिए 0 रख दिया, क्योंकि ये खुद ही वेलोसिटी है और कहा है कि जब वेलोसिटी 0 होगी पार्टिकल की तब हमको विस्थापन निकालना है। तो ये वेलोसिटी की जगह 0 रख दिया, तो ये t बराबर आ गया 3 सेकंड। तो इसलिए t बराबर 3 सेकंड। अब यही 3 सेकंड जो ये विस्थापन हमने निकाला था, वे विस्थापन, तो ये विस्थापन में ही t की जगह 3 सेकंड रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जब वेग 0 है तो विस्थापन कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 3 रख दिया t की जगह, तो x बराबर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 में 3 चला जाएगा तो 0 बचेगा, यानी विस्थापन 0 होगा। तो 3 सेकंड वाला बाद विस्थापन 0 होगा और उस समय वस्तु का वेग भी 0 होगा। इसका मतलब कि वस्तु में समय 3 सेकंड लगा लेकिन वो अपने स्थान से विस्थापित ही नहीं हुई, ये हमको समझना है। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कह रहा है ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर। कह रहा है एक कण है, उसका विस्थापन और समय ग्राफ ये दिखाया गया है फिगर में। कह रहा है द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। कह रहा है कि सबसे ज्यादा ताक्षणिक वेग पार्टिकल का किस पॉइंट पे होगा ABCD में से, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, बिकॉज द स्लोप इज हाईएस्ट एट C, v इक्वल टू ds/dt इज मैक्सिमम। अब देखिए जो चाल बराबर होती है वो दूरी बटे समय होता है, तो जाहिर सी बात है कि चाल हमारी दूरी के समानुपाती है। अब इस ग्राफ में हम देखते हैं, इस ग्राफ में देखिए दूरी है या समय है, तो दूरी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसी की सबसे ज्यादा ताक्षणिक वेग होगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि दूरी के साथ हमको समय भी दिया गया है। तो अगर दूरी के साथ समय ना होता तो केवल समय से हम वेग की तुलना कर लेते, लेकिन दूरी मतलब विस्थापन और समय दोनों के बीच ग्राफ है। तो जिस बिंदु पर हमारा जो स्लोप है यानी ढलान है वो ज्यादा होगा, वही हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम ताक्षणिक वेग को बताएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सारे बिंदुओं पर स्लोप खींच के देखते हैं। ये देखिए ए बिंदु पर हो गया, ये बी बिंदु पर हो गया, ये सी बिंदु पर हो गया और ये डी बिंदु पर हो गया। तो देखिए अगर हम ढलान देखें, इन सब ढलानों में तुलना करें तो सी वाले की ढलान सबसे ज्यादा है। इससे अगर व्यक्ति गिरेगा तो सबसे जल्दी पृथ्वी पर आएगा, इसका मतलब इसकी सी की ढलान सबसे ज्यादा है, इसलिए सी बिंदु पर हमारा वेग सबसे ज्यादा होगा। तो जब भी विस्थापन समय ग्राफ दिया हो और उसमें पूछे कि वेग अगर ताक्षणिक है तो ताक्षणिक नहीं, वेग पूछे तो स्लोप हम लोग देखेंगे उसकी ढलान, और ढलान जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी ताक्षणिक वेग या वेग ज्यादा होगा। तो 10 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 का डी ऑप्शन मतलब जिसमें सी दिया हो, तो बिकॉज द स्लोप इज हाईएस्ट एट सी v इक्वल टू ds/dt इज मैक्सिमम। अब प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। कह रहा है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम along x एक्सिस इज गिवन बाई x बराबर 9t² माइनस t³ where x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड्स। कह रहा है कि स्थिति, पोजीशन मीन्स स्थिति,
एक यक्ष पार्टिकल है जिसकी पोजीशन यानी स्थिति और समय जो कि यक्स एक्सिस के एलांग है, यक्स एक्सिस के मतलब तरफ है, उसको दिया गया है यक्स बराबर 9t² - t³ से, जहाँ पर यक्स जो है मीटर में है और t हमारा सेकंड में है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्ड मैक्सिमम स्पीड अलोंग द +x डायरेक्शन। तो कह रहा है कि जब पार्टिकल हमारा सबसे मैक्सिमम स्पीड मतलब अधिकतम चाल से चलेगा +x डायरेक्शन में, तो उस समय पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो फिर से समझ लेते हैं, एक यक्ष पार्टिकल है और उसका समय और यक्ष अक्ष की तरफ जो वो दिया गया है फार्मूला, वो है यक्स बराबर 9t² - t³, जहाँ पर यक्स हमारा मीटर में है, t हमारा सेकंड में है, और उस पार्टिकल यानी कण की पोजीशन हमको बताना है जब वो +x डायरेक्शन में सबसे अधिकतम वेग से चल रहा है उस समय। तो 11वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए गिवन हमको दिया गया है x बराबर 9t² - t³। तो ये हमारी विस्थापन है, स्थित पोजीशन मीन्स विस्थापन एक तरह से, और ये समय है। तो अब वेग की बात कर रहा है, स्पीड चाल या वेग, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। इस मान के लिए dx/dt हो जाएगा, तो d/dt x की वैल्यू दी गई है, तो 9t² - t³ हो जाएगी। तो बराबर अब ये इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा आता है, मतलब बहुत सूक्ष्म है, तो अगर 2 का गुणा भी कर दिया जाए तो वैल्यू वही आएगी। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ये स्क्वायर वाले को इधर गुणा करेंगे, तो 9 में 2 का गुणा होगा तो 18t माइनस, अब 3 का इधर गुणा होगा तो 3t। अब यहाँ पर जो पावर लगी होती है उसको 1 घटा के लिखते हैं, यहाँ 2 है तो पावर 1 है, 1 को लिखा नहीं गया क्योंकि ना लिखा जाएगा तब भी 1 माना जाता है, और इधर क्यूब है तो उसको 1 घटा के लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 18t - 3t स्क्वायर हो गया। फॉर मैक्सिमम स्पीड, अब मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होगा कि dv/dt = 0 होगा। अब यहाँ पर देखें, बहुत बारीकी से बात को समझने की जरूरत है कि जो वेग परिवर्तन की दर है वही हमारा त्वरण है। तो ये वेग प्रति सेकंड बदल रहा है, वेग परिवर्तन प्रति सेकंड, यानी ये त्वरण की बात कर रहा है, जिसको अंग्रेजी में एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो जब वस्तु मैक्सिमम स्पीड में होगी तो इसका मतलब उसकी स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो अब वो 50 कांस्टेंट रहेगी। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा समय के साथ तो त्वरण 0 होगा, इसीलिए dv/dt = 0 कर दिया। तो अब हम इसको dv/dt करेंगे तो ये हमारा, अब इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर 1 का गुणा हो जाएगा तो 18 का 18 ही रहेगा, और ये t है तो -1 होगा, जब 1 तो है ही, 1 में -1 करेंगे तो ये हट जाएगा, और माइनस, अब 3 का इधर गुणे करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, तो 1 t बाकी रह गया, तो बराबर 0 कर दिया क्योंकि dv/dt 0 है। अब इससे हमारा t निकल आएगा, तो t आ गया हमारा इसको सॉल्व करने में 3 सेकंड। अब देखिए ये विस्थापन का हमको फार्मूला दिया गया है, तो अब मैक्सिमम विस्थापन, मैक्सिमम स्पीड के लिए कंडीशन आ गई t बराबर 3 सेकंड। अब मैक्सिमम विस्थापन कितना होगा, तो अब इसी में t की वैल्यू रख देंगे, तो 9, t की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 9 81, तो 81 माइनस, यहाँ पर 3 का 3 बार गुणा होगा, तो 3 3 को 9 3 27, तो -27, इसको 81 में 27 घटाएंगे तो 54 मीटर। तो हमारा मैक्सिमम विस्थापन 54 मीटर आ जाएगा। 11 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX। एक कोई स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस में, मतलब O को मान लीजिए 0 0 से x तक, तो x एक्सिस में सरल रेखा में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब सरल रेखा में। एट ए टाइम t इन सेकेंड, कह रहा है एक समय t जो कि सेकंड में लिया गया है, द डिस्टेंस x इन मीटर।
तो कह रहा है जो डिस्टेंस x है उसको मीटर में लिया गया है, जो चला है OX, ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम 0 इज गिवन बाई। तो कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में कोई पार्टिकल गति कर रहा है, केंद्र बिंदु अगर O है तो x तक वो चलता है, समय t सेकंड में दिया गया है, दूरी जो चला है उसको मीटर में दिया गया है। तो उसके लिए रिलेशन जो है समय और विस्थापन का वो दे दिया गया है, x बराबर 40 + 12t - t³। तो कह रहा है हाउ एलॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कह रहा है ये पार्टिकल अपने रेस्ट में आने से पहले जब उसका वेग 0 हो जाएगा तो तब तक वो कितना दूरी चल चुकेगा, कितना पार्टिकल ट्रेवल कर चुकेगा, मतलब कितना दूरी चल चुकेगा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दे दिया है x बराबर 40 + 12t - t³। अब जो है हमको वस्तु चल रही है तो उसका वेग निकालना है। तो वेग v बराबर विस्थापन बटे समय, तो स्मॉल के लिए dx/dt हो जाएगा। तो ये x विस्थापन है। तो अब इसमें जो है देखिए 40 के साथ t का कोई भी टर्म नहीं दिया गया है, तो इसको हटा देंगे। अब 12 के साथ t है और -1 कर देते हैं इसकी पावर में, जो पावर होती है उसमें एक इसमें देखिए t नहीं है तो इसको हटा दिए। अब इसमें पावर में t के 1 है तो 1 का पहले 12 में गुणा होगा तो 12 हो गया, और t की पावर 1 है, इसमें एक घटेगा, 1 में -1 तो t हट जाएगा, तो 12t आ गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए t³ है तो पहले क्यूब का इसमें गुणा होगा तो 3 का गुणा हो गया। अब पावर 3 है तो 3 में एक घटेगा तो स्क्वायर बचेगा तो t² हो गया। और व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, जब पार्टिकल स्थिर हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, तो उसका वेग 0 होगा। अब वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बटे समय मतलब dx/dt यही वेग होता है, और ये 0 हो जाएगा जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, मतलब वो स्थिर हो जाएगा। तो ये 0 रख दिया, तो अब इसकी जगह 0 रख देंगे। तो 12 - 3t² बराबर 0, तो 3t² बराबर 12 इधर चला जाएगा तो 12 आ गया, तो t बराबर 2 सेकेंड आ जाएगा। 3 चको 12, t² बराबर 4, तो t बराबर 2। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अब ये समय आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कमिंग टू रेस्ट, स्थिर होने से पहले उस पार्टिकल यानी कण के द्वारा कितना दूरी तय की गई, ये हमको निकालना है। तो डिस्टेंस मतलब ds, अब देखिए dx/dt हमारा v होता था, तो x को अब यहाँ पे s लिख दिया है, क्योंकि x ये विस्थापन है, s ये दूरी है, तो विस्थापन और दूरी में थोड़ा अंतर है इसलिए s लिखा है। तो ds/dt बराबर v होता है, तो ds बराबर v, इधर dt इधर आ जाएगा तो v dt हो जाएगा। अब 0 से s तक हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो 0 से s तक, 0 से s तक, तो ds/dt हो जाएगा। और t कितना है 2 सेकंड, तो 0 से 2 सेकंड v dt हो जाएगा, यानी 0 से 2 सेकंड तक वेग के बारे में वो करेंगे इंटीग्रेशन। तो s बराबर आ गया 0 से 2। अब यहाँ पर 2 सेकंड में, अब 0 से 2 सेकंड में यहाँ पर v की वैल्यू देखिए दी गई है 12 - 3t², तो यहाँ पे रख दिया 12 - 3t² और dt वैसे रखा है जो यहाँ पर। अब जो है इसका इसमें गुणा होगा, तो ये dt बहुत स्मॉल है, वैसे t ही है, तो 12t हो गया माइनस 3t, t का गुणा होगा तो क्यूब हो जाएगा, और जितने का गुणा होगा अगर उसमें पावर में कुछ आ रहा है तो उतने का भाग होगा, तो t³ हो गया तो 3 का भाग होगा, और ये 0 से 2 तक है इसका। तो ये s बराबर आ गया हमारा 12 और 2 तक, तो 12 × 2 हो गया माइनस 3 × 2, तो ये 8 होगा, तो 8 × 24, 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये आ गया 24 - 8 बराबर 16 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एस x बराबर a e की पावर -α t प्लस b e की पावर β t।
कह रहा है कि जो विस्थापन है एक पार्टिकल x है उसका विस्थापन है और विस्थापन समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है उसको ये दिखाया गया है। x बराबर ae की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी की पावर बीटा टी के हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये ए बी अल्फा और बीटा हमारे धनात्मक नियतांक हैं। तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो पार्टिकल का वेग क्या होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला दिया गया है x का समय के साथ या ये जो दिए गए हैं नियतांक उनके साथ जो रिलेशन है x बराबर ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी। तो अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल के लिए dx अपान dt कर देंगे, ये चाल या वेग वेलोसिटी, तो dx अपान dt इक्वल टू ये पूरा इधर आ जाएगा। तो ये नियतांक है तो माइनस ए, ये माइनस अल्फा इधर आ जाएगा, तो माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी, क्योंकि हमने बताया था कि जो ऊपर होता है उसका गुणा हो जाता है। तो ये देखिए साइन सहित गुणा हुआ है, इसको ध्यान देना, साइन सहित गुणा हुआ, तो ये हो गया। तो ये v बराबर माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। वेलोसिटी विल इंक्रीजेज विद टाइम, ये हो जाएगा, और वेलोसिटी विल इंक्रीजेज विद टाइम। अब यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि अब यहाँ पर ये कैसे बताया जाए कि वेलोसिटी समय के साथ इंक्रीज कर रही है। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, तो जब यहाँ पर टाइम का गुणा होगा तो जो उत्तर है वो यहाँ पर माइनस रहेगा, लेकिन ये माइनस जब यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये तो प्लस है ही। तो समय जब बढ़ाएंगे तो वेग का मान ये बढ़ के आएगा जो हम इससे निकालेंगे, इसीलिए लिखा है कि वेलोसिटी विल इंक्रीजेज विद टाइम, तो समय के साथ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो 13 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। अब 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। तो विस्थापन समय ग्राफ ये हमको दिया गया है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज निगेटिव एट द पॉइंट। अभी देखिए ताक्षणिक वेग पीछे पूछा गया था कि किसमें सबसे ज़्यादा है, तो सी पर स्लोप ढलान सबसे ज़्यादा थी, तो वहाँ पर जो है जो ताक्षणिक वेग था हमने बताया था सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अब समझना है कि जिसमें ढलान उल्टा होगी, देखिए ये ढलान सीधा है और ये उल्टा है, तो ढलान जिसमें इस तरफ को होगी वो निगेटिव होगा, ऋणात्मक, और जिसमें इस तरफ को होगी वो धनात्मक होगा। तो देखिए इस पॉइंट पर इस पे तो ढलान है ही नहीं, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखिए इधर को है, लेकिन ई पॉइंट पर इधर को है, इधर को, तो ई पॉइंट पर हमारी निगेटिव हो जाएगी। इसको देखते हैं। द वेलोसिटी वी वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो ds अपान dt। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ई इज निगेटिव। क्यों है ये नहीं बता रहा, हम बता रहे हैं कि उस पर स्लोप निगेटिव है। यहाँ पर देखिए खींच करके भी देख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे स्लोप ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। देखिए सब ऊपर को है, ये तो प्लेन ही है, ये ऊपर को है, ये ऊपर को। इसमें देखिए नीचे को है, ये नीचे को जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ढलान निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसलिए ताक्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निगेटिव होगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में मोशन को इनमें से कौन सा नहीं बता रहा है, ये हमको बताना है। तो देखिए वेग समय ग्राफ सब में दिया गया है, वेग समय ग्राफ, तो समय के हिसाब से वेग दिया गया है,
तो अगर हम इस वाले ग्राफ में देखें, यहाँ पर मान लीजिए लाइन खींच दिया, तो ये भी उसी समय को बता रहा है, यहाँ भी उसी समय को बता रहा है, क्योंकि समय वाली लाइन यहीं पर गिर रही है, इस वेग के लिए भी, इस वेग के लिए भी। और यहाँ पर देखिए वेग ज़्यादा है, यहाँ पर वेग कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 वेग लिया जाएगा, ये वेग वाली लाइन है, तो जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे वेग ज़्यादा होगा, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे समय ज़्यादा होगा, क्योंकि समय वाली लाइन है। तो यहाँ पर वेग देखिए कम है, यहाँ पर वेग ज़्यादा है लेकिन दोनों वेग का समय एक ही है, क्योंकि ये जो लंब डाला गया वो एक ही समय वाली अक्ष पे काट रहा है। तो ऐसा क्या संभव है कि एक ही समय पर दो वेग हों? ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ग्राफ गलत है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। कह रहा है कौन सा है जो एक विमीय गति को नहीं प्रेजेंट करता, तो यही नहीं प्रेजेंट करता, क्योंकि दो वेग एक ही समय पर संभव नहीं है कि 5 सेकंड के समय पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी वेग हो और 15 मीटर भी प्रति सेकंड भी हो, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ये हमारा गलत है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर देख ली, कह रहा है बी वाला ऑप्शन सही है। इन वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति में द बॉडी कैन हैव वन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, उस वस्तु की एक ही वैल्यू होगी वेग की एट ए टाइम, एक समय पर, बट नॉट टू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट ए टाइम, लेकिन दो वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसीलिए बी वाला हमारा गलत है। अब यहाँ पर देखिए वेग समय ग्राफ है ये भी, तो ये एक बीमा को बताएगा, क्योंकि समय बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से वेग भी आगे बढ़ रहा है। इसमें भी वैसे ही है, इसमें भी वैसे ही है, कहीं ऐसा नहीं है कि दो जगह काटे। यहाँ पर देखिए ये जो समय है, कहीं धनात्मक वेग है तो कहीं ऋणात्मक है, क्योंकि नीचे चलेंगे तो ऋणात्मक होगा। इसमें देखिए समय के हिसाब से वेग प्रति सेकंड बढ़ रहा है, मतलब इसमें त्वरण भी संभावना है, त्वरण होने की, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर, वेग प्रति सेकंड जो बदलता है उसको त्वरण कहते हैं। ये देखिए प्रति सेकंड बढ़ रहा है वेग, 1 सेकंड में दूसरा है, 2 में और ज़्यादा है, 3 में और ज़्यादा है, 4 में और ज़्यादा, क्योंकि समय वाले ग्राफ से दूर की ओर जा रहा है। ये हमने एनसीईआरटी पढ़ाते समय आपको बताया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेग पहले बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा फिर घट रहा है, तो 15 का बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आज यहीं तक, अब अगले लेक्चर में 16वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे।